हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक जोशी, आपका अपना एमजे सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीनीट 2026 के फिजिक्स पार्ट को। तो शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास कोड 80 का पेपर है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है एन आइडियल गैस इज मेड ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ईच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज़ 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल and f number of vibrational modes if ratio of specific heat capacities Cp upon Cv of gas is 8/7। तो वो क्या कह रहा है, ठीक से समझते हैं। सबसे पहले तो गामा इज इक्वल टू उसने हमको दिया है 8/7 Cp अपॉन Cv का रेशो। इससे हम 1 + 2/f0 लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो 2/f0 इज इक्वल टू 8/7 - 1। इन दिस वे f0 हमारे पास 14 आ गया। ये हमारे पास है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आई होगी? तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आई होगी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। लेकिन ध्यान से पढ़िए, हमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स दिए हुए हैं, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा f0 इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल को लिखना पड़ेगा 2 नंबर ऑफ मोड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये तो होगा 14, ये 3 दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है, और ये f हमको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 14 - 6 दैट इज 8, और ये हो गया 2f। तो इसलिए f बराबर हो गया हमारे पास 4। ये है ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है द मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। यानी 1 MSD की वैल्यू हमको क्या दी है? 1 मिलीमीटर। क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है तो हम इसको 0.1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। एंड द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज 10। ओके, बढ़िया। सो इसलिए हम डायरेक्ट लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आ गया। अब बोल रहा है कि द वर्नियर कैलिपर्स, द वर्नियर स्केल शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ द मेन स्केल इन सच अ वे दैट 4th वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब वो ये कह रहा है कि इसमें नेगेटिव 0 एरर हो रहा है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में जाके वर्नियर कैलिपर्स बंद हो रहा है। तो यहाँ पर एरर जो है वो एक नेगेटिव एरर है। और अब यहाँ पर हम अगर एक ट्रेडिशनल वे में लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है हमारे पास k इंटू लीस्ट काउंट। k क्या होते हैं हमारे पास? k हमारे पास उतने डिवीजन्स हैं जो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गए। सो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास -4 डिवीज़न शिफ्ट हो गए इंटू 0.01 लीस्ट काउंट हो गया। तो ये हो गया -0.04 सेंटीमीटर। इतना नेगेटिव एरर हो गया। ठीक है, जब हम एक्चुअल रीडिंग निकालना चाहते हैं तो एक्चुअल रीडिंग निकालते समय हमेशा हमें सिखाया जाता है कि हम एरर को माइनस करते हैं। उन्होंने जो रीडिंग हमें कैलकुलेट करके दी है वो है 1 सेंटीमीटर। हमें एक्चुअल रीडिंग निकालना है तो हमने इसमें से एरर को माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें से एरर को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0.04 यानी 1.04 सेंटीमीटर। ये होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 आइडेंटिकल PN जंक्शन डायोड्स D1, D2 and D3 आर connected across a battery as shown in figure if the width of depletion region D1, D2 and D3 are W1, W2, W3 respectively। सबसे पहले चेक करते हैं
ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये D1 से कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस है, ये कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो ये वाला डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड है, और ये वाला जो डायोड है इसका सर्किट ही ओपन है, तो ये अनबाइस्ड है। ठीक है, अब देखिए कि डिप्लेशन लेयर सबसे ज़्यादा किस में होगी। डिप्लेशन लेयर जो रिवर्स बाइस होता है उसमें सबसे ज़्यादा डिप्लेशन लेयर होती है, जो अनबाइस्ड होगा उसमें उससे कम होगी, और जो फॉरवर्ड बाइस होगा उसमें डिप्लेशन लेयर सबसे छोटी होगी। तो फॉरवर्ड बाइस कौन है, D1, इसकी डिप्लेशन लेयर जो है वो सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी उसकी होगी जो अनबाइस्ड है, और सबसे बड़ी डिप्लेशन लेयर उसकी होगी जो कि रिवर्स बाइस्ड है, यानी कि W3 सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए और W1 सबसे छोटा नंबर आना चाहिए, ऐसा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा है कंसीडर स्प्रिंग मास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, द मास ऑफ द पार्टिकल इज m kg एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। बढ़िया, तो हमें पता है कि k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है, तो कभी ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, k बाय m, ये हमें पता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। फिर ये बोल रहा है कि एट अ गिवन इंस्टेंट द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज x एंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v। तो इसका ग्राफ अगर हम चाहते हैं कि एक सर्कल बने तो फिर इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो चलिए, हमें SHM में वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आती है, v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर होता होगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को k बाय m लिख सकते हैं, तो ये हो गया k बाय m a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास क्योंकि ऑप्शन है तो हम बहुत ज़्यादा मैथ करने से बच सकते हैं। हम सोचेंगे कि अगर हमें सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो v और x के बीच में अगर सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर आना चाहिए। यही सर्कल की एक सिंपल सी इक्वेशन होती है। ये आता हुआ केवल इन चारों ऑप्शन में तब दिखेगा जब k अपॉन m की वैल्यू 1 हो जाए। सोचो अगर k अपॉन m की वैल्यू 1 हो जाए, लेट के अगर k और m बराबर हो जाए तो यहाँ 1 आ जाएगा, और उस समय v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, जो कि सर्कल की इक्वेशन होगी। इसलिए इस तरह से हम सोच सकते हैं, बाकी और कोई भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रखने से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो जब ये वेव इस मीडियम में जा रही होगी तो इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो रूट एप्सिलॉन r के बराबर होगा, यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रूट 9, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3। ठीक है, तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारे पास 3। इस मीडियम में अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो आएगी c अपॉन n। तो इस मीडियम में हमारे पास वेलोसिटी होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3, यानी v होगा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस मीडियम में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस स्पीड से जा रही है। ये उनके ये कहने का मतलब था कि इस मीडियम में जा रही है, मतलब इस मीडियम में लाइट की स्पीड से तो नहीं जा रही, पर हाँ मतलब इस स्पीड से जा रही है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखने पर हमको पता चल रहा है कि यहाँ ओमेगा की जगह 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है, यानी 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो वो 2 पाई इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है, इसलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 6 आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन में लैम्डा दे रखा है, तो v बराबर एफ लैम्डा होगा, तो लैम्डा बराबर v बाय एफ होगा। तो v बराबर 10 की पावर 8
और f बराबर 10 की पावर 6 होगा, तो लैम्डा बराबर 100 होगा। ठीक है, अब क्लियर लिखा है कि मीडियम के अंदर चाहिए। मीडियम के अंदर 300 नहीं आ सकती है, मीडियम के अंदर 100 आ रही है। हाँ, अगर फ्री स्पेस में बोल रहा होता तो 300 आ जाती, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट ही पूछा है। ठीक है, लेकिन अब एक परेशानी है कि ये ऑप्शन तो बेसिकली इनकरेक्ट ही हो गया, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से सोच लीजिए, डायमेंशनली सोच लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन वेलोसिटी है, तो इसकी तो डायमेंशन ही अलग हो गई ना। यहां अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा है तो यहां भी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ना, इसकी तो डायमेंशन ही गलत हो गई, तो ये तो वैसे भी गलत है। और चलो सही क्या होता, सही होता b बराबर b नॉट साइन के जी माइनस 2 पाई इंटू 10 की पावर 6, और उसमें भी क्योंकि हम जानते हैं कि c बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है, तो बी नॉट की जगह अगर लिखता भी तो ई नॉट अपॉन सी लिखता, तो इस जगह पर ई नॉट अपॉन सी आता तो मैं ये मान लेता कि ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हाल फिलहाल तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसके ये दोनों ऑप्शन ना इनकरेक्ट ऑप्शन है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलॉन्ग जेड। वो इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है, यहाँ जेड लिखा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये प्लस जेड में जा रही है, बिल्कुल सही बात है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने निकाली थी, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो अब हम तो ऐसी परीक्षा दे रहे थे जिसमें एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट होता है, मतलब एक ही ऑप्शन लगा के आना पड़ता है, पर इन्होंने काफ़ी तरीके से बनाया पेपर, तो इसलिए 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब टेक्निकली तो इसको बोनस देना चाहिए, या फिर बीच का रास्ता ये है कि पहला और दूसरा जिसने दोनों ही लगाया उसको भी आप मान लो, लेकिन टेक्निकली तो गलत होती चीज़, तो बोनस जाएगा, इसका आंसर जाना चाहिए। बाकी फिर एनटीए की मर्जी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, 2 point particles of unit mass starts moving simultaneously with identical uniform angular speeds, ठीक है, in opposite directions and meet again at point B. During this time, which of the following figure schematically represents the magnitude of total linear momentum of the system as a function of theta? भाई साहब, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो 2 पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम अगर आप नेट निकालना चाहते हो तो उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। यदि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है साहब, ऑप्शन कैसे हैं? ऑप्शन ऐसे हैं, तो चलो फिर थोड़ा सा समझते हैं। इनको देख के डायरेक्ट तो कुछ नहीं चमक रहा, लेकिन अपन ये देखते हैं कि जब ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे होंगे ए पॉइंट पे, तो एक भाई साहब इधर जा रहे होंगे, इनका इनिशियल मोमेंटम p होगा, क्योंकि दोनों की स्पीड सब सेम है, मास भी सेम है, और इन भाई साहब का जो इनिशियल मोमेंटम होगा, यानी ये 1 नंबर वाले का मोमेंटम होगा, ये 2 नंबर वाले का मोमेंटम होगा, ये -p होगा, क्योंकि ये वेक्टर्स में है ना, तो इसलिए इधर भी p और इधर भी p। मतलब जब पार्टिकल, ये ग्राफ जब a से शुरू होगा तो a पर नेट मोमेंटम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या ऐसा कोई ग्राफ है? तो ये दोनों तो सिरे से ही ख़त्म हो गए, क्योंकि जब शुरू में हम a यानी π/2 पे हैं तो हमारा मोमेंटम 0 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकते। और भाई साहब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ मैक्सिमम पे है, तो सिर्फ यही हो सकता भाई साहब, तो इसलिए सीधे ही ख़त्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको पूरा देखना है तो जब ये यहाँ पहुँचेंगे तो इन भाई साहब का मोमेंटम इस तरफ होगा, फिर से p, और इनका फिर से इधर होगा, समझो -p, तो ये फिर से कट जाएंगे। तो B पॉइंट भी ऐसा होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर -π/2 आए वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे 0 आना चाहिए। इनमें नहीं आ रहा,
इनमें आ रहा है लेकिन इनमें उधर नहीं आ रहा था, तो यही भाई साहब दोबारा से सही दिखाई देते हैं। फिर भी मान लो आपको और सीखना है, तो ये वाले पॉइंट पे मोमेंटम मैक्सिमम आ रहा है जो कि इनके बीचों बीच में आ रहा है, तो आ जाओ भाई साहब इधर आ जाते हैं। यहाँ पर भी मोमेंटम P और यहाँ पर भी मोमेंटम P, देखो भैया दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जुड़ के हो गया 2P, और इससे ज़्यादा कभी होगा नहीं, तो इसलिए यही वो जगह है जहाँ पर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। इसलिए भाई यही वाला ऑप्शन चारों तरफ से सही प्रतीत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही शानदार, हम लोग जब भी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते हैं NCERT में ग्राफ दिया हुआ है रदरफोर्ड्स, जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है ना, और गाइगर मार्क्सडन एक्सपेरिमेंट उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1906 में तो जो रदरफोर्ड है उन्होंने इसका आइडिया दे दिया था, और 1911 में उनके दो जो स्टूडेंट थे जिनकी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, गाइगर और मार्क्सडन, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो गाइगर मार्क्सडन एक्सपेरिमेंट मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और ये सेम टू सेम ग्राफ जो है वो NCERT में बना हुआ है। जब भी हम पढ़ाते हैं फिजिक्स में तो हम बताते हैं आपको कि NCERT में ये ग्राफ दे रखा है, और बिल्कुल डिक्टो वही का वही ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल वाला। एक बार ये JEE मेन में भी आ चुका है पहले, तो जिन लोगों ने JEE मेन के क्वेश्चन किए होंगे या जिनको टीचर ने क्लास में बताया होगा कि भाई ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए तो ये बस टिक लगाने जैसा ही था। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि इसके पास 3 मीडियम है, ये एक है NP, NQ और NR। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है Q वाले मीडियम में, बीचों बीच में रखा है, तो यहाँ से भी 2.5 सेंटीमीटर पे रखा है, और अगर नीचे से नापेंगे तो यहाँ से भी 2.5 सेंटीमीटर पे रखा है। एक बार हम इसको इस तरफ से देख रहे हैं और एक बार हम इस मीडियम से देख रहे हैं, यही कहना चाहता है वो। इन दोनों मीडियम से देखने पर हमें इसकी कुछ अपैरेंट डेप्थ दिखाई दे रही है। एक बार H1 दिखाई दे रही है, एक बार H2 दिखाई दे रही है। 2.5 तो इसकी रियल डेप्थ है दोनों तरफ से। तो अगर हम H1 कैलकुलेट करें कि साहब H1 क्या होगा, तो रियल डेप्थ हो गई 2.5। हम किस मीडियम में हैं, 1 में, और ऑब्जेक्ट किस मीडियम में है, 1.25 वाले में। तो इस तरह से 2 बार कट गया, तो H1 की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से देख रहे हैं हम, यहाँ से देखेंगे तो H2 रियल डेप्थ कितनी है, 2.5। हम किस मीडियम में हैं, 1.5। किस मीडियम में देख रहे हैं, 1.25। ठीक है, ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया, 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। निकालना क्या है साहब, निकालना है H1 माइनस H2 का मोड, तो 2 माइनस 3 का मोड यानी कि 1, और वो कहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर दैट सिग्मा यानी स्टीफन्स कांस्टेंट, के बी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बी मतलब बीन्स कांस्टेंट। तो हमें कुछ इस चीज़ का डायमेंशन चाहिए, सिग्मा स्टीफन्स टाइम्स इसका चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा। तो साइड में आप लोग जानते ही हैं स्टीफन्स लॉ क्या होता है, वो बताता है पावर यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी सिग्मा एप्सिलॉन ए टी की पावर 4। बाकी कांस्टेंट से मेरा ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझको सिग्मा चाहिए था, तो सिग्मा हो जाएगा मेरे पास ई अपॉन ए स्मॉल टी टी की पावर 4। टी टाइम है, कैपिटल टी टेम्परेचर है, तो मैं यहाँ सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, ई अपॉन एरिया इंटू टाइम इंटू टी रेस टू दी पावर 4। फिर मुझे बीन्स कांस्टेंट चाहिए। हम सभी जानते हैं बीन्स कांस्टेंट होता है लैम्डा इंटू टाइम टेम्परेचर, तो यहाँ पर लिख दिया लैम्डा इंटू टेम्परेचर। बढ़िया। फिर के, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो हमें पता है एनर्जी होती है 3/2 के बोल्ट्जमैन इंटू टी, तो डायमेंशनली अगर देखूँ तो ये E/T हो जाएगा। ठीक है भैया,
तो इसको E बाय टी लिखूंगा, तो T को ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या दिख रहा है, E का तो हो गया सफाया, ये T भाई साहब ऊपर चले गए तो T की पावर -1 हो गया, यहाँ पर ये 2T ख़त्म हो गए तो T की पावर -2 हो गया। अब ये दिया है एरिया, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं L, और इस एरिया को क्या लिख सकते हैं L स्क्वायर, इसलिए भैया ये हो गया L की पावर -1 ऊपर जाके, ये टाइम था तो ये T की पावर -1 हो गया, और ये टेम्परेचर था तो ये केल्विन की पावर -2 हो गया, तो L -1 T -1 K -2, ये आ रहा है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो हाँ, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन। फॉर साउंड वेव्स इफ द नंबर ऑफ नोड्स 5th हार्मोनिक ऑफ ओपन एंडेड पाइप। चलो भैया, ओपन एंडेड पाइप देखने में कैसा होता है, ऐसा। इसका फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये होता है, यानी इसमें कितने नोड बनते हैं, एक। अब इसका कौन सा हार्मोनिक चल रहा है, फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब 5 न्यू 1, क्योंकि इसमें इवन और ऑड सारे ही आते हैं, तो 5th हार्मोनिक मतलब 5 न्यू 1, ठीक है। तो अब जब 5 न्यू 1 आएगा तो इसका मतलब एक जैसी ये वाली इमेज के 5 रेप्लिका होंगे, और जब एक जो हम वाइब्रेशन मोड देख रहे हैं उसमें कितना आ रहा है n, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, 5 बार आ जाएगा, यही फिगर 5 बार आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे इसमें, नंबर ऑफ नोड्स ही पूछे ना, हाँ नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने आ जाएंगे इसमें 5। इनको क्या कहा गया है, स्मॉल n, बढ़िया। फिर होता है इस तरीके का पाइप, ये रहा भैया, ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसमें यहाँ पर एक नोड आ रहा है और एक एंटी नोड आ रहा है। बोल रहा है इसका 9th हार्मोनिक मतलब 9 न्यू 1, तो ऐसे 9 रेप्लिका होंगे, हर रेप्लिका में एक नोड आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास 9। इसको क्या कहा गया है, m कहा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, n/m पूछा गया है, तो वो हो गया 5/9, ये ऑप्शन आ गया हमारा। हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स, आपको वायर्स गिवन है। ये मान लेते हैं B वायर है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका 2I करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है। सेकंड वायर जो है ये वायर है, और इसमें करंट जो है सेम डायरेक्शन में I करंट का फ्लो हो रहा है। इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, और अगर सेम डायरेक्शन में दोनों वायर में करंट का फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में दोनों वायर्स अट्रैक्ट होंगे, तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर ये बैलेंस्ड है तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं Fm इक्वल्स टू mg के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मास लिखना है, यहाँ देखोगे तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला μ0 I1 I2 L/2 पाई, और डिस्टेंस दे रखी h इक्वल्स टू m की जगह आपको जो है मास पर यूनिट लेंथ गिवन है लैम्डा, तो आप यहाँ लिखोगे लैम्डा इंटू एल, और g के इक्वल होगा, l से l कैंसिल आउट करेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस कंडीशन में हम वैल्यू देंगे यहाँ पर μ0। I करंट, सेकेंड 2I करंट है, नीचे लिखा हुआ है 2 पाई, और ये लैम्डा g नीचे आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आंसर होगा आपका यहाँ पर h इक्वल्स टू μ0 I स्क्वायर, और नीचे होगा पाई लैम्डा g के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर ऑप्शन चेक करें हम तो जो है फर्स्ट ऑप्शन ये वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, LCR सर्किट दे रखा है, इसमें आपको जो है करंट का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है करंट का एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो I इक्वल्स टू मुझे V0 को Z से डिवाइड करना है, ठीक है। अब Z फाइंड आउट करना है, तो Z का फॉर्मूला हम जानते हैं रूट R स्क्वायर प्लस XL XC का डिफरेंस लेना होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब सबसे पहले
आर की वैल्यू हमें गिवन है, आर दे रखा है यहाँ पर 100 ओम रेजिस्टेंस है। एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू ये देखें इक्वेशन में जो टी के आगे लिखा हुआ है ये ओमेगा है, तो ये होगा 2 इंटू 10⁻³ और एल की वैल्यू गिवन है हमें क्वेश्चन में 10 मिली। तो आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर जो है ये आपका 20 ओम जो है ये आपका रिएक्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स सी फाइंड आउट करेंगे तो एक्स सी इक्वल्स टू 1/ω⁻c 2 इंटू 10⁻³ और c की वैल्यू गिवन है 25, तो 25 माइक्रो लिखना है मुझे, तो ऊपर 10⁻6 आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करूँगा तो 3 ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर 1000 डिवाइड बाय 50, इसे कैंसिल करेंगे तो ये अगेन 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर z की वैल्यू लिखते हैं तो z इक्वल्स टू मिलेगा मुझे रूट r 10 का स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर करना है और प्लस यहाँ पर लिखना है आपको 20 माइनस 20 स्क्वायर में, तो ये तो बेटा 0 हो जाएगा। z की वैल्यू जो मुझे मिलेगी यहाँ पर 100 हो जाएगा और वैल्यू अगर लिखनी है आपको i इक्वल्स टू, तो v नॉट की वैल्यू है 220 डिवाइड बाय 100, तो करंट का जो आंसर आएगा 2.2 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू आ जाएगी। ये अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, हमें एक स्फीयर गिवन है, रेडियस दे रखी है r, इस पर रेडियस है और चार्ज दे रखा है, टोटल चार्ज कैपिटल Q चार्ज है। ठीक है, और एक चार्ज को हमने रिलीज़ किया, पॉइंट चार्ज -Q, और ये सेंटर से सेपरेशन गिवन है इसका, ये 3r सेपरेशन है और सरफेस पर हमें जो है इसके लिए वेलोसिटी या स्पीड फाइंड आउट करके बताना है। तो आप देखो हम यहाँ पर जो है सिंपल कॉम का यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी लिखेंगे, तो यहाँ पर होगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी जब इनके बीच में सेपरेशन 3r के इक्वल है, तो ये होगा KQQ अपॉन 3r। ठीक है, ये नेगेटिव में और प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। जब ये सरफेस पर आ जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर -KQQ अपॉन r प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल होगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो KQ अपॉन r कॉमन होगा, यहाँ लिखना 1 - 1/3 इक्वल्स टू 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा 2KQQ/3r इक्वल्स टू 1/2 mv²। और जब आप k की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो उस कंडीशन में ये 2 को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय 4πε0 3r, और इसे आप रूट कर देंगे तो उस कंडीशन में जो है आंसर आ जाएगा ये v और ये r भी नीचे होगा। ठीक है बेटा, ये वाला 2 मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ ऊपर, तो आप 4 से 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं। आंसर जो आएगा v का वो होगा रूट QQ अपॉन 3πε0 rm के इक्वल आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन हम देखें यहाँ पर, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से दे रखा है, पावर को हम जो है डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ग्राफ बताना है टाइम के साथ। तो हमें पता है अगर पावर डिक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और इंटेंसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में करंट की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी, फोटो करंट की वैल्यू। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में v की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में करंट तो हमें डिक्रीज करना है, करंट डिक्रीज करने वाला ऑप्शन ये दे रखा, और v को हमें कांस्टेंट रखना है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। आपको 2 प्लेनेट है P1 P2 और इनकी रेडियस गिवन है, आपको R1 R2 रेडियस गिवन है, और रिलेशन दे रखा है यहाँ पर R2 इक्वल्स टू
R1/2 दे रखा है, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी का रेशो बताना है आपको, पर V2/V1 बताना है, ध्यान रखना। तो V का फॉर्मूला बना होता है √2gm/r के इक्वल। तो अगर V2/V1 लिखना है मुझे, ठीक है। यहाँ देखो आप, मास जो है वो सेम दे रखे हैं, g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल √r हो जाएगा। तो आपको उल्टा लिखना है यहाँ पर। तो आप वैल्यू लिखेंगे तो सेकंड प्लेनेट की जो रेडियस है वो है R1/2 यहाँ आ जाएगा, और V1 के लिए यहाँ R1 यहाँ आ जाएगा। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो V2/V1 जो है इसका रेशो √2 के इक्वल होगा। ये हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज टेकन स्लोली थ्रू। तो सबसे पहली बात यह है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, Q की वैल्यू 1 ले लेंगे और धीरे धीरे ले जा रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक नहीं बढ़ाना है। डायलेक्ट्रिक स्फीयर है, हैविंग यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी अपने को सिग्मा दे रखा है, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी सिग्मा हमने ले लिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज आर मार्क्ड बाय ए एंड बी। इसका मतलब हमें चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाना, तो दोनों पॉइंट बाहर ही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2r और 3r है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज दिस। सो हमें जो है वर्क डन दिया हुआ है, सो वर्क डन हमें दे रखा है कितना, ρr² डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एंड ये n एप्सिलॉन। तो हमें n की वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन निकालना है, जो कोई बहुत कठिन सा नहीं है। सो W इज इक्वल टू Q, और ये डेल्टा V के इक्वल हो जाएगा। सो Q की वैल्यू 1 है, और बेसिकली डेल्टा V लेना है। तो Q जो ज़्यादा डिस्टेंस पर है उसका पोटेंशियल कम होगा, जो कम डिस्टेंस पर उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो ये डिस्टेंस कम है, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल V लगा देंगे। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या करना है, केवल पोटेंशियल ही निकालना है, बाकी और कोई कैलकुलेशन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था। सो अब पोटेंशियल निकालने के लिए बेटा अपने को चार्ज चाहिए। तो ये जो स्फीयर है, पॉइंट इसके बाहर है, तो स्फीयर है, तो पहले स्फीयर का पूरा चार्ज निकाल लेंगे। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्फीयर का ये हो जाएगा, पूरे चार्ज को सेंटर मान सकते हैं, तो 4/3 बाहर पॉइंट के लिए 4/3, और यहाँ पर πr³ हो जाएगा। ये 4/3 चार्ज की वैल्यू निकालना, तो पहले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली ऐसा लिखता हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी दे रखा है। तो चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 πr³ इंटू हमारे पास वैल्यू आ गई रो। बस हो गया यहाँ से। अब हमें जो पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे V इज इक्वल टू 1/4 πε0, और ये हो जाएगा Q/r के। बस यहाँ पर R की वैल्यू 2r एक बार रख देंगे, एक बार R की वैल्यू 3r रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अपने को n की वैल्यू 6 आ जाएगी। ऐसे आराम से लग जाए, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसमें केवल चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चार्ज निकालने के लिए चूँकि हमें चार्ज डेंसिटी दिया है, तो वॉल्यूम निकालेंगे, चार्ज डेंसिटी है ही है। अब इसके बाद इस Q की वैल्यू यहाँ रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो हमें n की वैल्यू 6 मिल जाएगी इसमें से। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। द टोटल हीट सप्लाई टू द गैस इज। तो ये एकदम बहुत ही छोटा सा है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो आप तो ऐसा लगा दो, Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। डेल्टा U 0 होगा, तो Q इज इक्वल टू W आ जाएगा, और W जो है एरिया के इक्वल होगा। तो आप सीधा सीधा इसमें एरिया लगा सकते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। एरिया देखो, ये रेक्टेंगल की एरिया लेना है, तो ये साइड 3 है, और ये कितना दिया है, 200 दिया है। सो इट इज़ 3 इंटू 200। सो ये आ जाएगा किसके इक्वल, 600 जूल के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ जो Q की वैल्यू है वो 600 जूल है। पहला वाला लेंदी था क्वेश्चन, थोड़ा उसको टाइम लगेगा। सेकंड वाला एकदम आसानी से है, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया, 600। नेक्स्ट अपने को दिया है, द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेजर एप्लीकेशंस। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें R को सेकंड थर्ड, 2 में थर्ड आ रहा है, 1 में आ रहा है। तो कोई भी आप देख सकते हैं, एक
1 2 में केवल सेलेक्ट करना है तो आप केवल P पहले आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं, तो इसको ज़्यादा आसान है वो कर सकते हैं। अब गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसको जो है कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ नहीं करते हैं, ट्रीटिंग फॉर कैंसर, तो R की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। अब R की वैल्यू 3 2 में दे रखा है तो आप इनमें हटा दीजिए, तो R तो हमने हटा दिया। 4 है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है, गामा के लिए 4 हो सकता है, और गामा के लिए आप यहाँ एक 4 ऑप्शन में एक सेकंड, तो सेकंड फॉर वार्मिंग फूड के लिए गामा तो यूज़ करते नहीं है ना, तो सेकंड भी खत्म हो गया। तो आप केवल एक एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही मार्क किया है कि नहीं। माइक्रोवेव P का 1 फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, नहीं ये नहीं हुआ है ना, इन दोनों में हमारे पास डाउट है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है, अल्ट्रावायलेट है, गामा है और रेडियो वेव है। तो रेडियो वेव इज़ फॉर कम्युनिकेशन, तो S की वैल्यू 3, तो S की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो S की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों में हो सकता है, एकदम क्लियर हो गया। सो यहाँ पर मैं लिखता जाता हूँ, जो ज़्यादा कन्फर्म है उनको ऐसे लिख सकते हैं। सो S की वैल्यू तो 3 हो गई। हम लोग रेडियो वेव को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव के लिए फूड वार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो P की वैल्यू अपने सेकंड ले लेते हैं, तो P की वैल्यू सेकंड है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला ही रहा है। अब R की वैल्यू 4 थी क्या, R की वैल्यू 4 थी, वो भी सही है। सो ऑप्शन नंबर हमारे ही आ रहा है। तो P की सेकंड, Q की 1, Q की 1 फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, अल्ट्रावायलेट में बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज कर सकते, तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कट जाएंगे उसमें ऑप्शन। अब एग्ज़ाम में अपने को कोई जरूरी नहीं कि सबके याद हों ऑप्शंस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे एलिमिनेशन से देख सकते हैं। सो मैंने एलिमिनेट सबसे पहले किसको किया था, R वाले को कर दिया था। R गामा वाला है, कम्युनिकेशन के लिए तो इसे यूज़ नहीं करते, कम्युनिकेशन के रेडियो वेव यूज़ करते, तो S का 3 होना चाहिए और R का 3 नहीं होना चाहिए। तो R का 3 नहीं होना चाहिए तो हमने हटा दिया, और S का 3 होना चाहिए, तो 1 2 में हमें देखना था। 1 2 में आप देखो यहाँ पर ये 2 में है, R की वैल्यू सेकंड एंड फोर्थ है, एक ये हो सकता है, तो R की वैल्यू फोर्थ यहाँ से मैच कर रही है, सेकंड वार्मिंग वाटर के लिए है नहीं, तो ऐसे भी हम छांट करके बता सकते हो। R की वैल्यू 4 हो गई, Q की वैल्यू 1 बोल रहा है, तो अल्ट्रावायलेट है, और प्यूरिफाइंग वाटर के लिए है, और माइक्रोवेव के लिए, वार्मिंग फूड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम ऑप्शन निकाल लेंगे। कहना कि कार ट्रेवल्स है सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, ये एकदम आसान सा है, बैंकिंग ऑफ रोड वाला फार्मूला होता है। सो आप तो बेटा इसको, ये इजी था, tan थीटा इज इक्वल टू v² लगा सकते हैं। सो v² पढ़ लेते हैं कितना कितना दिया है। सो हमें रेडियस दिया है 10, तो चलो रेडियस की वैल्यू रख देते हैं 10, और g की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, और इसके बाद वेलोसिटी अपने को दे ही रखा होगा। सो कितना दे रखा है, कार ट्रेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 विच इज बैंक्ड एट एंगल थीटा इफ द कार ट्रेवल्स एट स्पीड, तो स्पीड 10 दिया हुआ है। सो हमारे पास ये 10 का तो 100 हो गया। रेडियस की वैल्यू मैंने कुछ गड़बड़ रख दी है, कार ट्रेवल्स रेडियस कितना दिया, 50 दिया हुआ है, सो रेडियस इज़ 50, तो यहाँ पर हम लोग रेडियस की वैल्यू 50 कर लेंगे, तो 50, ये 50 की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। सो रेडियस यहाँ पर आ जाएगी ये 100, और ये आ गया 50 इंटू 10, काट दो इसको, सो 1/5 के इक्वल हो जाएगा। सो tan थीटा विल बी इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो tan थीटा 1/5 देख लो, ये हो गया थीटा इक्वल टू tan × 5। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग along a straight line whose position as a function of time is given as, ठीक है बेटा, तो हमें पोजीशन दिया हुआ है, तो हम s मान लेते हैं अल्फ़ा t² वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो आप डायरेक्टली t² लिख दो, माइनस बीटा t, एंड बीटा दिया है 6, तो माइनस ये 6t हो गया। इसके बाद आपको लिखा है प्लस गामा, एंड गामा दिया है 5, तो ये हमारे पास गामा की वैल्यू 5 हो गई। अब अपने से क्या पूछा है, द एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एकदम सही है, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t - 6 हो जाएगी। अब आप ऐसा करो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो, ये ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। एवरेज स्पीड डिस्टेंस चाहिए, एरिया से निकाल लेंगे, तो इसका ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। t0 पुट कर दो, यहाँ पर इस एक्सिस पे t0 हो, t0 पुट करेंगे तो b की वैल्यू -6 आ जाएगी, और इस एक्सिस पे v0 कर दो, v0 करेंगे तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी, सो 3 है, तो आपका ग्राफ यहाँ से चला गया। और आपसे पूछा कहाँ तक है, सो आपसे पूछा t = 6 तक, तो ये वैल्यू 6 हो गई। यहाँ ये हाइट 6 ही है, 6 आप यहाँ रखें, 12 - 6 ये 6 आ जाएगा। तो आप इन दोनों की एरिया ऐड कर दो डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा 0, तो हम डिस्टेंस यदि निकालना चाहें, सो डिस्टेंस कितनी हो गई, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वैल्यू 3 दिया है,
तो ये 3 इंटू 6 आ गई, प्लस ये भी वही है 1/2 3 इंटू 6, तो ये कितना हो गया 9 9 18 हो गया। तो डिस्टेंस तो 18 आ गई। अब एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, सो 18/6, तो 18/6 इज 3, तो आंसर 3 आ जाएगा ये। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन ही था, आराम से इसको एरिया से कर सकते हैं। बाकी डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े, मॉड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी का मॉड निकालेंगे तो स्पीड आएगी, फिर स्पीड का इंटीग्रल करेंगे तो डिस्टेंस आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ ज़्यादा ईजी रहते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेते तो इसको माइनस पे लेते, इसको प्लस पे लेते, चूँकि हम डिस्टेंस ले रहे हैं तो मैंने दोनों को प्लस ले लिया। ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, मतलब इसकी हाइट जो है 3 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो 9 9 18 हो गया, तो इसका भी एरिया 9 आ गया, इसका भी एरिया 9 हो गया, तो टोटल एरिया 18 हो गया और टाइम 6 दिया हुआ है, तो 18/6 इज आवर 3 आंसर। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं बेटा, पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी, यहाँ पर रख दिया है, विद इन अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंसीडर पॉइंट्स A, B and C as shown in the figure, where the magnitude of the electric fields are EA, EB and EC respectively. The points B and C are at the same distance from the center. तो ये इधर है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है, लिखा हुआ नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से V है, ये दोनों बाहर ही है। So the points B and C are at the same distance from the center of the solid sphere. So the correct option is, so हमें इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है कि क्या क्या होगी। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपने जो है पॉइंट चार्ज को यहाँ रख दिया है, सो ये वैल्यू तो क्या करेगा, वो सील्ड हो जाएगा बाहर की तरफ से। यहाँ रखेंगे तो इसकी वजह से मान लो क्यू रखा तो यहाँ माइनस क्यू आ गया, तो ऊपर प्लस क्यू आ गया, तो यहाँ पर टोटल चार्ज जो है आपका रहेगा ही रहेगा। तो दोनों जगह बाहर फील्ड की वैल्यू सेंटर से, चूँकि उसकी डिस्टेंस इक्वल है, भाई बाहर वाले पॉइंट के लिए हम टोटल चार्ज को कहाँ मान लेते हैं, सेंटर मान लेते हैं। सो दोनों की डिस्टेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो EB इक्वल टू EC, पहले देख लो कहाँ पर आ रहा है, EB इक्वल टू EC हमारे पास आ रहा है 2 जगह, एक आ रहा है फर्स्ट में और एक आ रहा है फोर्थ में। अब बात आती है कि हम अंदर के लिए क्या करेंगे यहाँ। सो एक कैविटी के अंदर हमने जो है चार्ज रख रखा है, यहाँ पर Q की वैल्यू है और इधर की तरफ ये क्या करेगा, किसी भी मेटल स्फीयर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो 0 वाला ले सकते हैं। या एक ऑप्शन है कि हमारे पास क्या है, नॉन जीरो ऑप्शन है, तो बस केवल आपको यही सीखना है। मतलब हमारे पास क्या करना है, EV इज इक्वल टू EC, ये तो पूरा ले सकते हैं क्योंकि हमारा चार्ज बाहर है। अब ये चेक कर लेते हैं कि हमारा कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ था या नॉन कंडक्टिंग, तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर दे रखा है। यदि आप किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर में यहाँ पर आपने कैविटी के अंदर चार्ज रख रखा है, तो ये अंदर की तरफ चार्ज माइनस इंड्यूस कर देगा, एकदम क्लियर है। यदि माइनस इंड्यूस करेगा तो हमारे पास यहाँ पर बाहर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इधर की तरफ तो हम ये ले सकते हैं। अब यदि आप ये लेंगे पूरा इसका, तो अंदर वाला चार्ज तो 0 हो गया, बचा केवल बाहर का। तो आउटर पॉइंट के लिए हम कहाँ पर ले सकते हैं, इसमें टोटल चार्ज को सेंटर में मान करके लगा सकते हैं। सो हमें EB इज इक्वल टू तो EC मिल जाएगा। रह गई बात यहाँ पर A पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो A यहाँ पर रख रखा है A यहाँ पर मेटल के अंदर ही, और मेटल में कोई फील्ड होती नहीं है, सो हम इसे क्या ले लेंगे, 0। तो केवल इसमें एक ये डाउट हो सकती थी कि हमें A की वैल्यू 0 लेना है या A की वैल्यू नॉन जीरो लेना, बाकी कोई ऑप्शन में और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी। हमें वहाँ पर दोनों की वैल्यू ही केवल चेक करना है, तो EB और EC तो वहीं चेक कर लेंगे। बची केवल एक वाले में डाउट है, A वाले में क्या करें। सो A यदि मेटल की बॉडी पर ही है तो अंदर मेटल के अंदर तो कोई फील्ड होगी नहीं, है ना, तो अंदर कोई फील्ड नहीं होगी, जो कि सरफेस तो इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, तो कोई फील्ड होगी नहीं, तो वो 0 ऑप्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन ही था। इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी एक्सपेरिमेंट, स्फेरिकल balls of same radius but having different densities are used. The variation of the terminal velocity V with the ratio of density of spherical ball, तो बॉल की डेंसिटी सिग्मा दे रखा है और लिक्विड की डेंसिटी रो दे रखा है। सो ये टर्मिनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाई ईचा इंटू जी हो जाएगी।
अब आप ऐसा करो, सबको तो कांस्टेंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ ग्राफ देख लेते किसके किसके बीच का है। टर्मिनल वेलोसिटी है और सिग्मा बाई रो है। तो आप क्या करो कि रो से पहले इसको डिवाइड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2/9 r स्क्वायर, यहाँ पर रो बाहर ले लिया, जी भी बाहर ले लिया ईटा, और यहाँ पर रो से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा बाई रो -1 आ जाएगा। अब आप इस सब को कांस्टेंट ले लो, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर y की जो वैल्यू है मतलब v है, ये कोई कांस्टेंट मान लिया, और ये सिग्मा बाई रो -1 हो गया। अब ये y एक्सिस पर है तो y हो गया, ये mx है तो y mx हो गया, और ये -c है तो इंटरसेप्ट माइनस और स्लोप प्लस होना चाहिए। तो स्लोप प्लस तो देखो सभी में है, लेकिन ये वाला ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है, ये लेंगे नहीं। ये भी ओरिजिन से ही दे रखा था, ये थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ बना हुआ है, ये कांस्टेंट वाला होगा नहीं, यही वाला नीचे कट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ले लेंगे। इसके बाद है 23, अरे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन 3 डिफरेंट फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स नेमली 1 2 3। सो लाइट की वेवलेंथ लैम्डा दे रखा है, यहाँ लिख लेते हैं कि ये लाइट की वेवलेंथ है, और 3 सेल में भेजा है, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है अपने को। तो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ, तो उसको लैम्डा नॉट लिख देते हैं बेटा। तो ये हो गया लैम्डा 1, फिर हो गया लैम्डा 2, फिर हो गया लैम्डा 3, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दीज आर V1 तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs की वैल्यू लिख लेता हूँ V1 इंटू V2, और ये V3 हो गया, इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया। द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड थ्रीशोल्ड वेवलेंथ आर, तो लैम्डा और थ्रीशोल्ड वेवलेंथ के लिए अपने को बताना है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि किसका थ्रीशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा है, किसका कम है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दे रखा है कि लैम्डा एंड थ्रीशोल्ड वेवलेंथ का एक रिलेशन दे रखा है कि लैम्डा इज ग्रेटर देन, सो यहाँ पर आप वेवलेंथ लिख लीजिए। बोला है कि लैम्डा 3 इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू लैम्डा, और लैम्डा 2 भी लैम्डा से बड़ा है, लैम्डा 1 जो है लैम्डा से छोटा है। सो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, थ्रीशोल्ड वेवलेंथ जो होती है ये मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए हमारा जो है लैम्डा इधर लाई करना चाहिए, ये ज़रूरी है। सो हमें जो है यहाँ पर लैम्डा चेक करना है। अब हमें क्या क्या बोल रखा है, लैम्डा 1 जो है लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा है। सो यहाँ पर लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा। सो आप देखो लैम्डा बड़ा है और लैम्डा 1 जो है, ये लैम्डा यहाँ पर क्या चीज़ है, लाइट की वेवलेंथ है, और लैम्डा 1 है थ्रीशोल्ड वेवलेंथ। तो लैम्डा थ्रीशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। यहाँ जो वेवलेंथ है वो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो जो V1 की वैल्यू है वो आएगी 0, पहले ये चेक कर लेंगे हम। सो V1 की वैल्यू 0 चेक कर लो बेटा, किस में 1 में है और 4 में है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन को तो हटा देते हैं, ये वाले ऑप्शन नहीं लेना है अपने को। V1 0 है और V1 0 वाला ही लेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल वहीं पर होगा जहाँ पर लाइट की वेवलेंथ उसके थ्रीशोल्ड से कम होगी। लैम्डा 1 थ्रीशोल्ड है और ये लाइट की वेवलेंथ, तो लाइट की वेवलेंथ तो ज़्यादा है, मतलब वो इधर की तरफ लाई कर रहा है। तो यदि इधर की तरफ लाई करेगा हमारा लैम्डा 1, लैम्डा छोटा है लाइट की वेवलेंथ और लैम्डा 1 बड़ा है, सो ये वाली वैल्यू तो नहीं लेंगे हम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि लैम्डा 3 बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लैम्डा 3 जो है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो थ्रीशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा है और लैम्डा काफ़ी कम है, तो ये वाला पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो जाएगा V3 की वैल्यू। तो V3 ही हमारी ज़्यादा हो गई, किससे, V2 से ज़्यादा हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा जो है, जितना कम होगा, मतलब लैम्डा 3 जितना, लैम्डा और फ्रिक्वेंसी दोनों में से किसी से देख सकते हैं, यदि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा है फ्रिक्वेंसी क्या होगी उतनी ही कम होगी, और फ्रिक्वेंसी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बताने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पर, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो या फिर वेवलेंथ कम हो, तो वेवलेंथ जितनी कम होगी उतना हम लोग आंसर ले सकते हैं। सो ये लेस देन है, आप देखिए काफ़ी कम आ रहा है, तो
V3 की वैल्यू ही ज़्यादा ले लेंगे। सो V3 की वैल्यू V2 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 ले लिया। इसके बाद हमें और आगे देखना है, करंट I नॉट फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एज सोन इन द फिगर। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि हम जो है एक नॉन यूनिफॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ से I नॉट जा रहा है और इधर की तरफ कुछ करंट ले लेते हैं हम। मान लो कि इधर की तरफ I1 चला गया और इधर की तरफ करंट जो है वो I2 चली गई, I2 मान लेते हैं। अब इसमें ध्यान से क्या देखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ सेगमेंट ABC इज हाफ, इसका रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट डबल हो जाएगी। सो I1 इज इक्वल टू 2I2 हो गई। सो I1 की जो वैल्यू है वो 2I0/3 हो जाएगी और I2 की जो वैल्यू है वो I0/3 हो जाएगी। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो V का फार्मूला क्या लगाएंगे, μ0/4π I/r लगा देंगे इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा I/r। ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब एक जगह I1 लिख देंगे, एक जगह I2। इसकी करंट ज़्यादा है तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 माइनस B2 हो गई। सो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कॉमन है, μ0/4 और तो कॉमन हो गया, और I1 I2 की वैल्यू आपने निकाल लिया है। सो एक हो गया 2I0/3 और एक हो गया माइनस I0/3, तो I0/3 हो गया। सो μ0 3 और 4 12, तो 12R की वैल्यू की इक्वल हो जाएगी, तो μ0 I0/12R हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था कि जैसे कोई यूनिफॉर्म है तब तो 0 ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारी वायर को नॉन यूनिफॉर्म कर दिया है, तो एक तरफ करंट की वैल्यू ज़्यादा है, एक तरफ करंट की वैल्यू कम है। चूँकि एंगल दोनों को बराबर है इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फ्रॉम x = 0 to x = L। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। सो यहाँ पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू, वो दिया है कितना, μ0 माइनस अल्फा x दे रखा है। अल्फा एंड आर कांस्टेंट ऑफ अ प्योर डायमेंशन सो दैट म्यू के L = 0 है। तो मतलब लास्ट में हमारा यहाँ से यहाँ गया है। सो यहाँ है x = 0 और यहाँ है x = L। इसके बाद पूछ रखा है कि वहाँ 0, द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज। सो हमें जो वर्क डन दे रखा है वो पता रखा है, वर्क डन है कितना, n μ0 mgl। बट ठीक है, तो ये वर्क डन निकाल लेते हैं, इससे n की वैल्यू आ जाएगी। अब वर्क डन निकालने के लिए फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं या तो इंटीग्रेट करें या तो एवरेज वैल्यू निकाल लें। सो मैं ऐसा करता हूँ, म्यू की एवरेज वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो म्यू की एवरेज वैल्यू हो जाएगी μ1 + μ2 / 2। सो जो μ1 की वैल्यू होगी हमारे पास, x यहाँ 0 है, सो ये तो μ0 ही हो जाएगा, और उधर तो खुद ही क्वेश्चन में 0 बता दिया है कि वो 0 है, तो इसे 0 ही कर दो और बाई 2। तो जो आपकी म्यू एवरेज आ गई वो आ गई μ0/2। इसके बाद अब क्या करेंगे, सीधे सीधे चूँकि एवरेज निकाल लिया तो कांस्टेंट फोर्स से निकाल लेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा μmg, म्यू एवरेज। सो म्यू एवरेज μ0/2 और यहाँ पर μmg तो फोर्स हो गया और डिस्टेंस की वैल्यू है तो μ0 mgl/2, तो μ0 mgl/2, तो n की वैल्यू 1/2 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में आपको बोला इन सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट ट्रेसिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R इज प्रोपोर्शनल टू। बिल्कुल बेसिक सा और आसान सा सवाल जो कैपलर्स लॉ पर बेस्ड है, जिसमें टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो r³ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं t² इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, r⁻3। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर हमसे टाइम पीरियड पूछा तो t इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r⁻3/2। तो करेक्ट आंसर सवाल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन सॉलिड स्फीयर A ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास कैपिटल M इज अटैच्ड टू अ पॉइंट टू अ स्मॉलर सॉलिड स्फीयर B ऑफ रेडियस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R and mass small m is less than capital M. Assume that the line joining their centers lies along the horizontal. The moment of inertia of the system calculated about a vertical axis passing through the center of A
is IA and that of the calculate about the vertical axis passing through the center of capital B is IB, the difference IA minus IB। देखो पेपर में कुछ सवाल ऐसे जरूर आपको मिलते हैं जो दिखने में आपको हो सकता है डरावने लगते हो, भयानक लगता हो, पर ये सवाल उतना डरावना या उतना भयानक नहीं है। मतलब सवाल सिंपल है, बस हमें क्या करना है, जिस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, यहाँ पर IA के अबाउट कैलकुलेट करना है और यहाँ पर IB के अबाउट कैलकुलेट करना है। तो आपको सवाल को सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और सॉल्व करना है। तो सिंपली आप ऐसे सब सवाल सॉल्व कर चुके हैं। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन निकालेंगे तो बड़े वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और छोटे वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम सब लोग जानते हैं कि छोटे वाले स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मालूम होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं IA लिखूँ तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले स्फीयर का कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 2/5 कैपिटल MR स्क्वायर, और छोटे वाले स्फीयर का, क्योंकि छोटे वाले स्फीयर के लिए क्या लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस कितनी है, बड़े स्फीयर की रेडियस कैपिटल R, छोटे स्फीयर की रेडियस स्मॉल r, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r यहाँ पर होगा। बस अब सिंपली हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 स्मॉल m r स्क्वायर, प्लस आप इसमें ऐड कर देंगे इसका मास कितना है स्मॉल m कैपिटल R प्लस स्मॉल r, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से ये डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये IA मैंने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से मैं क्या कैलकुलेट कर लूँगा IB। तो देखो यहाँ पर IB लिख देता हूँ। IB कैलकुलेट करूँगा तो छोटे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2/5 स्मॉल MR स्क्वायर, प्लस बड़े वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यहाँ पर क्या मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, यस, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है। फिर से ये वाली डिस्टेंस क्या कैपिटल R पर स्मॉल r होने वाली, यस सर डेफिनेटली ये डिस्टेंस होने वाली, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे। तो ये हो जाएगा 2/5 MR स्क्वायर, ये तो बड़े स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया। अब मुझे क्या करना है सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ पर कैपिटल M, क्योंकि मास इसका लेंगे, और डिस्टेंस जो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर कर देंगे। अब आपको क्या पूछा है, IA एंड माइनस IB, मतलब दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है वो डिफरेंस सिंपली हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो IA माइनस IB कर दे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IA माइनस IB, IA माइनस IB। अब देखें, अब ये जो कैपिटल 2MR स्क्वायर से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। मैं सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर रिजल्ट फाइनल आपको बता रहा हूँ, इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या बचेगा, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर कॉमन है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, स्मॉल m में से कैपिटल M को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्मॉल m माइनस कैपिटल M, और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है, आप देखेंगे पहले ही ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे करते हैं अगला सवाल। अब इस क्वेश्चन में आपको जो बोला है, द लेंस कॉम्बिनेशन एज शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ टू lenses L1 and L2 of the focal length 10 cm and minus 10 cm respectively. The position of image is formed, मतलब आपको पोजीशन ऑफ इमेज बताना है। तो इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए पहले हम फर्स्ट लेंस से इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, फिर सेकंड लेंस से इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लेंस से इमेज फॉर्मेशन की, तो फर्स्ट लेंस से इमेज फॉर्मेशन की हम बात करें, फर्स्ट लेंस से इमेज फॉर्मेशन के लिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा UF अपॉन U प्लस F। डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले से इमेज की पोजीशन निकाल लेंगे। तो U कितना है सर, -15 है। फोकल लेंथ कितनी, सॉरी U आपको कितना गिवन है, U आपको कितना गिवन है, U की वैल्यू गिवन है -30। फोकल लेंथ आपको कितनी, फोकल लेंथ गिवन है सर 10 अपॉन -30 प्लस 10। इसको सोल्व कर लें, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -300 अपॉन -20, तो यह आ जाएगा आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर जो है आपके पास इमेज की पोजीशन आ गई किस वाले लेंस से, फर्स्ट से, और ये ऑलरेडी 3 है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दूसरे वाले लेंस से कितनी होगी, -12। तो U आपके पास कितना हो गया, -12 सेंटीमीटर फॉर सेकेंड लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर से फॉर्मूला लगाएं, V इज इक्वल टू UF अपॉन U माइनस F, सॉरी U प्लस F। U की वैल्यू कितनी सर, U की वैल्यू हमारे पास आ गई -12। फोकल लेंथ इस बार कितनी है सर, फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, और आपके पास U की वैल्यू -12 प्लस 10। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया सर, ये माइनस कितना हो गया +120, और नीचे कितना बचेगा सर -2। तो आंसर कितना हो गया -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो -60 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव लेंस और 60 सेंटीमीटर टू द राइट
ऑफ कॉन्केव लेंस। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि लेफ्ट में इमेज फॉर्म होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल सवाल, जीनर डायोड पर बेस्ड सवाल है। जीनर डायोड पर बेस्ड सवाल में आप लोग सब जानते हैं कि जीनर डायोड के अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर गिवन है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 वोल्ट। दैट मीन्स यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन कितना हो रहा है सर, यहाँ पर ब्रेकडाउन 3 वोल्ट हो रहा है। तो आपसे क्या पूछे, और यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी इसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है सर 5 वोल्ट गिवन है। कितना गिवन है 5 वोल्ट। आपसे क्या पूछे, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो बिल्कुल बेसिक सा सवाल कि जितना आप यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल है और ये ब्रेकडाउन यहाँ पर हो रहा है 3 वोल्ट, तो उसके अलावा जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा 5, तो कितना बचेगा यहाँ पर 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अगर ये 5 वोल्ट की जगह सपोज यहाँ पर 2 वोल्ट होता, कितना होता 2 वोल्ट, और ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पर आपको 3 वोल्ट दिया होता, तो फिर इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होता 0 होता। खैर, तो आप ये बात समझे कि जो आपको पोटेंशियल गिवन है जीनर बैकग्राउंड के अक्रॉस उतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, बचा हुआ पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो सिंपल सा आंसर 2 वोल्ट इज करेक्ट हियर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर से आसान सा सवाल पूछा हुआ है। इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और आपसे कौन सी, एक तो पी वाला कैपेसिटर में और टोटल एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पर पूछिए। अब सब लोग जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ CV²। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ CV²। तो सिंपल आप देखिए पी वाला कैपेसिटर, पी वाले कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल है, पी वाले कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मैं यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो वो कितनी हो जाएगी सर, हो जाएगी हाफ CV²। यहाँ पर कैपेसिटेंस देखो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर कैपेसिटेंस C, यहाँ पर C और यहाँ पर भी C, तो इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस तो C है, पोटेंशियल ये V है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल भी सर V होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा सर V/2, और यहाँ पर भी कितना होगा V/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V/2 का होल स्क्वायर। तो ये वाला एक्सप्रेशन UP कितना आ जाएगा, हाफ CV²/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली CV²/8। इक्वेशन नंबर 1। अब बात करें टोटल, दूसरा हमें निकालना है टोटल UT, तो ये हो जाएगा हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V², क्योंकि टोटल के लिए आप क्या करेंगे, सर्किट का C इक्विवेलेंट निकालने और C इक्विवेलेंट निकालना आसान। ये दोनों आपस में किस समय सीरीज कॉम्बिनेशन में C/2, और ये पैरेलल इसके साथ C और C/2 ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 3C/2। सिंपल, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हाफ इंटू 3C/2 इंटू V²। पोटेंशियल कितना है V, तो V², तो आपके पास कितना हो गया 3CV²/4, तो हो जाएगा 3CV²/4। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर दें, क्योंकि हमसे इनका रेशियो पूछा है। तो UP/UT विल बी CV²/8 अपॉन 3CV²/4। CV² से CV² कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 1/6। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, A conducting loop of finite resistance lie on a xy plane and there is a constant magnetic field in the z direction. The area of the loop vary with time t as a equal to a naught into 1 plus sin t in appropriate units. The figure that correctly indicate the qualitative behavior of the power dissipated in a loop as a function of time t. ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पावर डिसिपेशन पूछा है इस लूप के अंदर कितना होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो उस केस के लिए पावर निकालने के लिए पहले आप क्या पता कर लो बेटा, यहाँ पर आप चीज़ एक कंडीशन देखो, आपको एक लूप दे रखा है जिसका खुद का फाइनाइट रेजिस्टेंस दे रखा है, लेट अस मान लो R दे रखा होगा वो। तो उस केस में अगर देखा जाए वो XY प्लेन के अंदर अगर आपने लूप को रखा है, ठीक है, ये XY प्लेन आपको दे रखा है, ठीक है, XY प्लेन के अंदर ये लूप है हमारे पास, ठीक है। तो और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है बेटा वो बाहर की तरफ है, डॉट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन एंड द एरिया ऑफ लूप वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। एरिया क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है a बराबर बेटा a नोट इंटू 1 प्लस साइन टी, ठीक है।
तो यहाँ से हम फ्लक्स के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि कितना फ्लक्स पास करेगा इससे। देन फाई बराबर क्या लिख सकते हो, क्या बी वेक्टर डॉट क्या ए वेक्टर। तो उस केस में हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप बताओ। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जो फ्लक्स है क्या यहाँ पर लिखा जा सकता है इंड्यूस ईएमएफ। ये तो हमारे पास पता चल गया। अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ निकालूँ तो क्या लिख सकता हूँ, माइनस का क्या डी फाई बाई डी टी। तो उस केस में लिखा जा सकता है माइनस का, यहाँ पर वैल्यू लिखो आप डी बाई ऑफ डी टी इंटू बी, और ये वैल्यू हमारे पास डॉट जो आएगा वो बेटा लिख सकते हो, फ्लक्स को लिख सकते हो बी इंटू ए के बराबर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही मान सकते हो आप। एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो दोनों का डॉट पॉजिटिव आ रहा होगा। तो उस केस में आप लिख सकते हो बी इंटू एरिया हमारे पास दे रखा है ए नोट इंटू वन प्लस साइन टी। डन यहाँ तक। तो यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, बी इंटू ए नोट, और यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दो किसका, वन प्लस साइन टी का। ठीक है, तो ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो इस केस में क्या लिख सकते हो, इंड्यूस ईएमएफ ई बराबर बेटा माइनस का बी इंटू ए नोट, और इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन प्लस बेटा कितना आएगा, कोस टी। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का बी इंटू ए नोट इंटू कोस टी के बराबर। ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया हमारे पास। अगर इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो इस केस में क्या पावर निकाल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हो पावर को बेटा, यहाँ पर पावर डिसिपेशन लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अगर ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ का अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे बेटा, तो मैग्नीट्यूड देख लो इसका कितना आ रहा है हमारे पास। मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ तो बी इंटू ए नोट इंटू क्या कोस टी लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो उस केस में हमारे पास ये पता चल रहा है कि पावर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा बी नोट या बी इंटू ए नोट इंटू कोस टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर के बराबर। तो ये बी इंटू ए नोट डिवाइड बाई आर, तो बी स्क्वायर इंटू ए नोट स्क्वायर अपॉन आर इंटू कोस स्क्वायर टी, ये हमारे पास पावर डिसिपेशन आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ जो फंक्शन है पावर वो कोस स्क्वायर का फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे टी वेरी करेगा तो उस केस में पावर भी वेरी करेगा। तो टी बराबर 0 पे देखोगे तो कोस की वैल्यू मैक्सिमम है हमारे पास, जो कि कितना होता है 1, तो उस समय मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा, पावर डिसिपेट होगा। इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूँ जब टी की वैल्यू अगर π/2 रखते हो आप, तो क्या उस समय पावर की वैल्यू क्या 0 हो जाएगी। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कोस स्क्वायर का हमारे पास दिख रहा है कि एट टी इक्वल टू 0 देन पावर इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर ए नोट स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, और जब 80 इक्वल टू π/2 की बात करता हूँ बेटा, तो क्या उस समय पावर की वैल्यू क्या 0 आ रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पर ये पावर वर्सेस टाइम के बीच में कोस स्क्वायर का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। डन बेटा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसिडर टू सर्क्यूट A and B each having two resistors and one of them has a positive temperature coefficient of resistance plus alpha and while the other one has the negative temperature coefficient minus alpha as shown in a figure. The current through this circuit are denoted by IA and IB. पहले वाले के अंदर करंट IA जा रहा है बेटा और दूसरे वाले के अंदर IB करंट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, एट इनिशियल टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर इस आर नोट। ठीक है, आपको इनिशियल टेम्परेचर पर जो रजिस्टेंस दे रखे हैं टू रजिस्टर, उनका वैल्यू दे रखा है आपको आर नोट। एंड एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ द करंट इन दिस सर्क्यूट। तो सिंपल आपको क्या बात बोलनी है कि जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फा दे रखा है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव अल्फा के लिए क्या बोल सकते हो कि रजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, और इसी प्रकार से अगर नेगेटिव अल्फा होगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर रजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो पहला जो कॉम्बिनेशन दे रखा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन दे रखा है, और जो दूसरा कॉम्बिनेशन दे रखा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर देखोगे बेटा, तो जितना रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ हमारे पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और यहाँ पर अल्फा जो दे रखा है वो नेगेटिव दे रखा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो उस केस में पहले वाले केस में बोल सकते हैं ओवरऑल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो रही है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, इस केस में रेजिस्टेंस इज नॉट चेंज, रेजिस्टेंस इज नॉट चेंज, तो रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब करंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइए क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा उस केस में, ये बोल सकते हो आप।
क्योंकि जितना पॉजिटिव में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है बेटा उतना ही नेगेटिव में कम भी हो रहा है हमारे पास, ठीक है ना बेटा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर सेम है तो करंट भी क्या रहेगा, सीरीज़ के अंदर सेम रहेगा। अब आगे चलो, जब पैरेलल की अगर बात करेंगे तो हमें दिख रहा है कि इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इसका तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, क्या बढ़ जाएगा। और इन ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल तो टोटल रेजिस्टेंस या आर इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या छोटे वाले से भी क्या कम आती है। यहाँ पर अगर दो रेजिस्टेंस विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जो छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा क्या उससे भी कम आएगा। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल जो आर इक्विवेलेंट है क्या विल डिक्रीज। जब ओवरऑल आर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम हो रही है सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि करंट की जो वैल्यू होगी बेटा क्या वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन नंबर देखो आप क्या है, आई इज रिमेन कॉन्स्टेंट वाइल बी आई बी विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 4 विल भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ बॉब बी ऑफ मास m, ये मास m दे रखा है बेटा, इज एट रेस्ट। इनिशियली जो दे रखा है बेटा ये मास, ये जो बॉब दे रखा है m मास का बेटा, ये इनिशियली रेस्ट पे दे रखा है आपको, इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग एंड वाया अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 मीटर। आपको इसकी लेंथ दे रखी है बेटा 10 मीटर, ठीक है, एज शो इन ए फिगर एंड अ पॉइंट मास ए ऑफ मास स्मॉल m इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। इसका मास भी कितना दे रखा है, m दे रखा है, ठीक है। हिट बॉब बी इलास्टिकली एंड द बॉब बी राइजेस h मीटर आफ्टर द कोलिजन एंड टेकिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड नेग्लेक्टिंग द साइज ऑफ द बॉब। द वैल्यू ऑफ h निकालना है। तो सिंपल, पहले तो आपको दिख रहा होगा कि एक बॉडी जो है जिसके पास इनिशियल मोमेंटम दे रखा है और दूसरे वाली बॉडी का मोमेंटम 0 है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैं बोल सकता हूँ कि अगर दोनों का मास सेम होगा तो क्या पहला दोनों का मास सेम है और इसी के साथ साथ कॉलिजन कैसा है, देखो आप, मास सेम एंड कॉलिजन इलास्टिक, तो क्या ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा कि पहले वाले का मोमेंटम किसको मिल जाएगा, दूसरे वाले को, और दूसरे वाले का मोमेंटम पहले वाले को। इसका मतलब पहला वाला तो रेस्ट पर आ जाएगा और दूसरे वाले के पास मोमेंटम सेम आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आगे की तरफ, ये जो बॉब है बेटा आफ्टर कॉलिजन, ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये जो बॉब है ये आगे की तरफ जाएगा बेटा कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसका मास कितना दे रखा है बेटा m, लेंथ कितना है बेटा l, ठीक है। तो उस केस में क्या बोल सकते हो, उस केस में क्या बोल सकते हैं, अब जैसे इसके पास अगर वेलोसिटी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खर्च कर देगा किसके अंदर बेटा, अपनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ये जाएगा कैसे, कुछ इस तरह से, अगली सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी इसकी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड कर रहा है ये, h मैक्स, तो वही मुझे h निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ, हाफ mv² इज कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर। तो m से m कैंसिल आउट कर दो, v बराबर बेटा कितना आ जाएगा, √2gh के बराबर। तो उस केस में लिख सकते हो √2 इंटू g की वैल्यू बेटा 10 है और h हमें यहाँ पर निकालना है। तो v स्पीड कितना था यहाँ पर 10, देन 10 बराबर क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर बराबर क्या 2 इंटू 10 इंटू h लिखा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करके हम क्या कर सकते हैं, हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन, h इक्वल टू 5 मीटर। डन है बेटा यहाँ तक। पहले क्या लगा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिससे हमने पता करा कि यहाँ पर पहले वाली जो बॉडी है वो दूसरी वाली बॉडी को कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अ सिलेंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी float in a liquid of density ρ1, if the cork is depressed slightly and released, it oscillate harmonically with time capital T, ठीक है, with time period capital T. If the same cork float in another fluid of density ρ2, then similar oscillation has time period 2T, the value of ρ2 and ρ1, ठीक है।
तो एक सिचुएशन हम देख सकते हैं यहाँ पर, मान लो कि बेटा हमारे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर रो 1 डेंसिटी का आपने क्या कर दिया, लिक्विड फिलअप कर दिया। मान लो कि डेंसिटी भी बेटा कितना है, मैंने रो मान के चल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कोक अगर आपने इंसर्ट किया और आपने अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया कितना बेटा, x मान लो, ठीक है ना। तो उस केस में बोल सकते हैं यहाँ पर जब आप इसको x नीचे डिस्प्लेस करोगे तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, इस पर एक बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स जो जनरेट होगा जब आप इसको क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो, तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा होगा। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या बोल सकते हो आप, रीस्टोरिंग फोर्स एज अ बॉयंसी फोर्स। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ F रीस्टोरिंग विच इज़ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, क्या रो इंटू V इंटू जी, एंड वॉल्यूम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो A है और डिस्प्लेसमेंट मान लो बेटा कितना है x, तो रो A इंटू एक्स इंटू जी के बराबर इतना रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। आप माइनस साइन ले सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो उस केस में अगर बात की जाए फोर्स को अगर लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूँ, या m ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास उस केस में ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर। और ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बोल सकते हैं। हमें दिख रहा है ओमेगा स्क्वायर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन पता है, तो ओमेगा और स्क्वायर और डेंसिटी में अगर रिलेशन पता है तो टाइम पीरियड में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या 1 अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। तो उस केस में लिख सकते हैं यहाँ पर जो डेंसिटी आएगा क्या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पर डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें रेशो किसका पूछा है, रो 2 बाई रो 1 का पूछा है। तो रो 2 डिवाइड बाई रो 1 विच इज़ इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर। तो बताओ रो 2 डिवाइड बाई रो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, T1 की वैल्यू दे रखा है, टाइम पीरियड बेटा T है इनिशियल, एंड बाद में कितना हो गया 2T। तो इसका होल स्क्वायर करके देखो तो ये आंसर आएगा 1/4 के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। डन है बच्चों यहाँ तक, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इन एन आइडियल गैस A इज half that of another ideal gas B. The diameter of a spherical molecule of gas A is twice the diameter of molecule B. The number density of gas A and B are N and NB. Then करेक्ट ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमें जो सबसे पहले गिवन है वो देख लो आप। यहाँ पर मीन फ्री पाथ की अगर बात की जाए, मीन फ्री पाथ फॉर गैस A का रिलेशन दे रखा है कितना, 1/2 टाइम्स ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ गैस B। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया रखा है, डायमीटर जो दे रखा है स्फेरिकल मॉलिक्यूल का, डायमीटर ऑफ A विच इज़ ट्वाइस द डायमीटर ऑफ गैस B दे रखा है, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ का अगर रिलेशन लिखोगे तो लैम्डा m बराबर क्या होता है, 1 अपॉन क्या √2 क्या पाई क्या d स्क्वायर इंटू n के बराबर। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लैम्डा m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या d स्क्वायर क्या इंटू n लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर रेशो बना लो बेटा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि जो मीन फ्री पाथ और उसके साथ साथ अगर देखा जाए मीन जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी दे रखा है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा डायमीटर का स्क्वायर के, और इसी के साथ साथ मल्टीप्लाई मैं बोल सकता हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा मीन फ्री पाथ के। तो यहाँ पे रेशो बना लो, क्या लिखें हम बताओ, पहले वाले गैस के मॉलिक्यूल के लिए और दूसरे वाले गैस के लिए मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी दे रखी है वो किसके बराबर आ जाएगा बताओ, क्या DB डिवाइड बाई क्या DA का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या लैम्डा m A अपॉन क्या लैम्डा m क्या B लिखा जा सकता है, लैम्डा MB इन्वर्स है ना बेटा, तो B ऊपर आएगा। चलो लैम्डा MB डिवाइड बाय लैम्डा MA के, क्योंकि इन्वर्स दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो, Na अपॉन NB इज इक्वल टू बताओ कितना आ रहा है हमारे पास, जो डेंसिटी जो हमारे पास डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का रेशो अगर देखा जाए DB डिवाइड बाई DA, तो ये वैल्यू आएगी बेटा हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर इंटू लैम्डा MB डिवाइड बाई लैम्डा MA निकालोगे बेटा तो ये आएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से Na अपॉन NB की वैल्यू निकालो आप,
तो ये कितना आ रहा है 1/2 के बराबर। तो एन ए की वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, एन ए विच इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्या एन बी के बराबर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, यूरेनियम दे रखा है आपको 238, इसी के साथ साथ थोरियम 234 दे रखा है, प्लस हीलियम दे रखा है। टेक द मासेस ऑफ यूरेनियम, थोरियम एंड हीलियम। आपको मास, एटॉमिक मास यूनिट दे रखा है उस केस में। तो देखो वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, तो आपसे पूछा क्यू वैल्यू निकालो, देन क्यू वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर। एटॉमिक मास देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का अगर देखोगे तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है यूरेनियम के लिए, यूरेनियम के लिए दे रखा है बेटा आपको 234.043 यू। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर प्रोडक्ट का अगर देखोगे आप तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, नहीं ये वाली हमारे पास यूरेनियम, ये थोरियम की है। प्रोडक्ट की अगर देखो वैल्यू, रिएक्टेंट की अगर वैल्यू देखूँ तो ये है यूरेनियम के लिए 238.050 है बेटा। ठीक है यू, एंड माइनस अगर देखा जाए थोरियम के लिए, तो थोरियम के लिए आपको दे रखा है बेटा यहाँ पर 234.043 यू। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए हीलियम के लिए तो ये दे रखा है बेटा 4.003 यू के बराबर। ठीक है यहाँ तक। तो अगर लिखा जाए इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर के लिए तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो उस केस में यहाँ पर अगर वैल्यू देखी जाए देन क्यू बराबर ये कितना आ जाएगा 238.050 एंड ये माइनस करके अगर सोल्व करोगे बेटा ये आएगा हमारे पास 6, यहाँ पर आएगा 4.832। ठीक है भैया 238.046 ठीक है इंटू यू इंटू सी स्क्वायर के बराबर। डन है बेटा। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.04। ठीक है u इंटू सी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है वो भी इन्वर्ट्स में दे रखा है। तो यहाँ पर सिंपल मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको वैल्यू, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, c की पावर -2 से c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, ये वैल्यू पॉइंट एक और 0 आएगा एक्स्ट्रा यहाँ पर ध्यान रखना 0.04 के बराबर। ठीक है मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो अच्छे से एक बार। ठीक है अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लगभग, अगर ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू हमारे पास बनेगी 3726 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर। ठीक है बेटा आप कैलकुलेशन करके देखो आप यहाँ पर। चलो तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, कंसिडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस के स्मॉल r एंड इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस देन द इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड निकालना आपको। तो सोलिनॉइड की अगर बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आप सब जानते हो सोलिनॉइड के लिए होता है बेटा म्यू नॉट NI के बराबर, जहाँ पर स्मॉल n क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा आपको। ठीक है स्मॉल n लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। ठीक है ना। तो अगर बात की जाए यहाँ पर इंडक्टेंस हमें निकालना है तो उस केस में आप यहाँ पर फ्लक्स निकालो। फ्लक्स को क्या लिख सकते हो आप B डॉट A लिख सकते हो यहाँ पर। तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर म्यू नॉट NI इंटू क्या पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पर टर्न आ गया हमारे पास। तो उस केस में अगर यदि n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा इसको n से, देन n फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ टर्न्स जो टोटल फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर फाई बराबर
n इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, n को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर बेटा स्मॉल n इंटू एल के बराबर। तो ये आ जाएगा स्मॉल n इंटू एल इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। डन है बेटा यहाँ तक। तो ये आ गया म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर एल इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स आ जाएगा। अगर फ्लक्स पता चल गया तो इंडक्टेंस निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर एल इंटू आई के बराबर। तो यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा, फाई बाई आई लिख सकते हैं। बताओ, तो उस केस में बताओ आई से आई कैंसिल आउट कर दोगे तो फाइनल आंसर आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल इंटू पाई। ठीक है, म्यू नॉट, ठीक है बेटा, एन स्क्वायर और इंटू पाई इंटू एल इंटू आर स्क्वायर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है बेटा यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। ठीक है, तो बेटा ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट का ही क्वेश्चन आपको दे रखा है और एक्सपेरिमेंट आपको पता भी होना चाहिए कि इंडेक्स करेक्शन जो है वो किस बेस पर होता है। तो ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल बेंच इंस्ट्रूमेंट के बेस पर होता है पहली बात तो। ठीक है, ऑप्टिकल बेंच के बेस पर। तो मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूजिंग ऑप्टिकल बेंच। ठीक है, इसी के लिए आप इंडेक्स करेक्शन को यूज़ करते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। ठीक है ना, तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा था सिंपल, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इसका। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। चलिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो टेम्परेचर है मेटालिक स्फीयर का जिसका रेडियस r है, ओके, उसे इंक्रीज किया जाता है अमाउंट डेल्टा टी के साथ। जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है आपके मेटल का वो है अल्फा। तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा। ओके, सो हम जानते हैं दैट जो आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डेल्टा वी होगा वो क्या हो जाएगा आपका v इंटू गामा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी, जहाँ पे गामा क्या हो जाता है आपका, इट इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात चल रही है, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है, इट इज 4/3 पाई आर का क्यूब। ओके, साथ में आ जाएगा 3 अल्फा और ये आ जाएगा आपका डेल्टा टी। अब देखो यार यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो डेल्टा वी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो ये हमारा आंसर है जो कि आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी इज अवर करेक्ट आंसर। इस प्रॉब्लम में हमें बोला जा रहा है कि एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों की एनर्जी जो है वो कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मूव करते हैं फ्री स्पेस के अंदर। हमें बताना है रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखो यार यहाँ पे एनर्जी जो दी गई है आपको, लेट अस से E इज इक्वल टू कितनी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ इसे हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, 20 इंटू दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये आ गया आपका जूल के अंदर। सो यहाँ से आप फर्दर सिंप्लीफाई करके बोल सकते हो कि ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी 3.2 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ठीक है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे बात करनी है फोटोन की, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर फोटोन हम लोग जानते हैं फोटोन के लिए आप क्या लिख सकते हो, जो आपका लीनियर मोमेंटम होगा, लेट अस से मैं क्या बोल देता हूँ इसे, PPH, वो क्या हो जाएगा आपका सिंपली E डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल के यहीं पे छोड़ देते हैं। एक और जो आप बात करनी है आपको वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की। तो हम बात करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप लीनियर मोमेंटम की बात करोगे तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए जो लीनियर मोमेंटम होगा आपका वो क्या हो जाएगा, इट विल सिंपली बी इक्वल टू under root of 2 into m into E, where E is the energy and m is mass of your electron। ठीक है ना। अब देखो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब निकालना क्या था, हमें निकालना है PE अपॉन PPH। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 वी विल बी गेटिंग
मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2me डिवाइडेड बाई E बाई सी। ओके, अब देखो यार ये नीचे वाले टर्म को भी आप अंडर रूट में लेकर के आओगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2me डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा e स्क्वायर, और c चला जाएगा ऊपर तो ये आ गया c स्क्वायर, और आप क्या ले लेंगे यहाँ पे अंडर रूट। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो तो जो रेशो है आपका वो देखो क्या आ जाता है, इट विल कम आउट टू बी 2m इंटू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, और ये आ जाएगा आपका अंडर रूट। अब वैल्यू सब पता ही है आपको, फीड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31। जो आपका c होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 8। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे, दिस विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 16। ओके, और नीचे की ओर देखो एनर्जी, एनर्जी का वैल्यू आप लोग निकाल चुके थे। देखिए यहाँ पे एनर्जी आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो यहाँ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर में माइनस 18। ओके, फर्दर देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आप कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो रेशो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो 9 को बाहर निकाल देते हैं रूट के। ओके, एंड दिस विल बी 1/1.60, उधर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो 1/16 का क्या आ जाएगा, 1/4। और जीरोस को यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100। ओके, नाउ यहाँ से देखो फर्दर इवेल्युएट जब आप करोगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा आपका 225। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इट इज 225। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिल जाएगा 225। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट आंसर। सो इस प्रॉब्लम में हमें बोला जा रहा है कि हमें कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रॉन को जो कि रिवॉल्व करता है अपनी एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन एटम के अंदर विद वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट ऑफ 25.6 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। हमसे बोला जा रहा है अगर आपकी ऑर्बिट की रेडियस x इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर है तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ओके, तो देखो यार यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो होगा आपका, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है वहां पे आपका क्या होगा, पॉजिटिव ई चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एक ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर ना आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काट रहा होगा इस ऑर्बिट के अंदर समवॉट लाइक दिस। तो देखो यार यहाँ पे आपका जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन का वो कितना है, ई है, और जो आपके न्यूक्लियस के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे भी आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो यहाँ पे ई और ई चार्ज के बीच में आपका क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ क्या बोला है ना कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है आपको वो दे रखी है कितनी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25.6 इंटू 10 की पावर में 5। आप क्या कर लेते हैं ना, v स्क्वायर कर लेते हैं इसको। तो जब आप v की स्क्वायरिंग करोगे देन यू विल बी गेटिंग 25.6 इंटू 10 टू द पावर 10 मिल जाएगा। क्लियर, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो तो v स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2.56 इंटू 10 की पावर में आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, इट विल बी 11। ओके, अब ये सिंप्लीफिकेशन आपको आगे काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको पहले से ही करके यहाँ पे रख लिया है। ओके, चलिए फिर तो यहाँ पे आप देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर काट रहा है आपके न्यूक्लियस के। अब इसको चक्कर कौन कटवाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हो जाएगा आपका mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे, ये फोर्स आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, विच इज k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके सेपरेशन का स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर। अब जो चार्ज है यहाँ पे Q1 Q2 वो दोनों क्या है आपके, देखो दे बोथ आर मैग्नीट्यूड वाइज E एंड E। सो E और E था आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका E का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो R से इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, तो जो आपका रेडियस का वैल्यू है वो क्या आ जाता है, K इंटू E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस विल बी M इंटू V का स्क्वायर, ठीक है ना। अभी K क्या है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर में 9। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, स्क्वायर कर दो तो यहाँ से 1.6 का जब स्क्वायर करोगे ना देन यू विल बी गेटिंग 2.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 38 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाय v का स्क्वायर। देखो v का स्क्वायर ऑलरेडी इवैल्यूएट करके आपने रख लिया था, विच वाज 2.56 इंटू 10 टू द पावर 11। चलिए यहाँ से कैंसिलेशन करना चालू करते हैं, तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा,
2.56 से 2.56 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको जो रेडियस मिल रहा है देखो वो क्या हो जाएगा, जब 10 की पावर्स को आप सॉल्व करोगे देन यू विल बी गेटिंग 10 टू द पावर -9 इन मीटर। नाउ 10 टू द पावर -9 मीटर को क्या 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखा क्यों हमने? ताकि हम कंपेयर कर सकें कि क्वेश्चन में हमें बोला था रेडियस कितनी है, x इंटू 10 की पावर -9। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस कितना है, x इंटू 10 की पावर में -9 मीटर। सो कंपैरिजन करके जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना है आपका 1। सो ऑप्शंस की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे दैट ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा 1। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। सो इस प्रॉब्लम में हमें बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल इंडक्टर्स हैं जिन्हें आपने कनेक्ट किया है दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन पी ओ क्यू में, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। जो आपका करंट है इट इज टाइम वेरिंग। अब हमें बताना है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर कॉन्फ़िगरेशन पी अगर ईपी है और क्यू के लिए ईक्यू है तो आपका रेशियो ऑफ ईपी टू ईक्यू क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, दोनों के दोनों इंडक्टर कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल हैं। तो इसका इंडक्टेंस अगर मान लीजिए एल है तो इसका इंडक्टेंस भी कितना होगा, एल। सिमिलरली ये भी एल और ये भी एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो करंट आपका टाइम वेरिंग है तो मान लेते हैं करंट जो है आपका वो समय के साथ इंक्रीज कर रहा है। एक और चीज हम जानते हैं कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड वाइज। नाउ अब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं पी के लिए। ओके, तो जब हम पी के लिए काम कर रहे हैं तो देखो करंट आपका जो है ना वो आपका कैसे जाएगा, दोनों में से आपका फ्लो कर जाएगा। सीरीज में कनेक्टेड है तो सारा का सारा करंट आपका क्या होगा, ऊपर वाले इंडक्टर में भी जाएगा नीचे भी जाएगा। हमें निकालना है ऊपर वाले इंडक्टर के लिए, इसके लिए काम करना है हमको। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, ईपी विच विल बी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल के छोड़ देते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं ना, क्यू कॉन्फ़िगरेशन के लिए काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिकल इंडक्टर्स जो है पैरेलल में है तो जितना करंट आएगा वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आ गया I/2 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, I/2। नाउ यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है तो दोनों के अंदर क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा क्योंकि पैरेलल है। किसी एक इंडक्टर के लिए निकाल लेते हैं तो इसके लिए हम काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो आपका EQ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका L इंटू डी I/2 अपॉन डी टी। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो EQ इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपका L/2 डी आई अपॉन डी टी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। निकालना क्या था, हमें निकालना था EP अपॉन EQ। सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू विल बी गेटिंग EP अपॉन EQ। नाउ EP का वैल्यू आप निकाल चुके थे, L डी आई अपॉन डी टी था। ओके, और EQ क्या था आपका, इट वॉज L/2 डी आई बाई डी टी। ओके, देखो काफी कुछ कट जाएगा, अंत में जो आपको मिल जाएगा रेशो वो क्या मिलेगा, EP बाई EQ इज सिंपली इक्वल टू 2/1। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शंस की यदि हम बात कर लें तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा 2। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है जहां पे टेम्परेचर 1 मोल आइडियल गैस का डिक्रीज किया जाता है फ्रॉम 60 केल्विन टू 50 केल्विन। तो हमें बताना है वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस क्या हो जाएगा। ओके, तो देखो यार एडियाबैटिक प्रोसेस की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम लोग जानते हैं जो वर्क डन हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ NR डेल्टा T अपॉन गामा -1 होगा, ठीक है ना। चलो तो इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ NR इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा -1। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करो तो आप बोल सकते हो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका, NR इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा -1। ओके, कुछ नहीं, माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब वैल्यूज की बात कर लेते हैं तो वैल्यू देखो आपकी क्या है, N का वैल्यू इज 1 है ना, यहाँ पे बोला था 1 मोल। R का वैल्यू आपको लेना है 8.3 और यहाँ पे टेम्परेचर इनिशियली कितना था आपका 60 केल्विन, बाद में कितना हो गया 50 केल्विन, डिवाइडेड बाय गामा। गामा का वैल्यू दे रखा है 5/3 हो जाएगा -1, ठीक है ना। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, आपका वर्क डन इट विल बी 8.3 इंटू 10
और नीचे देखो क्या आ जाएगा 5/3 - 1 दैट विल बी व्हाट 2/3, तो 3 को आप भेज देंगे ऊपर। सो अल्टीमेटली देखो आपका फाइनली जो वर्क डन आएगा है ना, वर्क डन क्या आ जाएगा आपका 83 × 3/2 जो कितना हो जाता है 124.5 जूल। ओके, ऑप्शंस की बात करें तो सेकंड में आपको मिल जाएगा 124.5 जूल। सो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि वाटर फ्लो करता है स्ट्रीमलाइन मोशन में थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। जो प्रेशर का डिफरेंस है पानी के लिए पॉइंट P और Q के बीच में वो कितना है 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका P पर है आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड Q पे हो जाता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बताना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो प्रेशर के डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जो होगा आपके पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में। वो कितना दिया है आपको 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखो यदि हम बात करें P पॉइंट और Q पॉइंट के लिए तो इनके बीच में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लगा लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है A × V बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका A होगा पॉइंट P पे इंटू V एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू AQ VQ। ठीक है ना। अब देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पॉइंट P पे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है और Q पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 × VP इज इक्वल टू 20 × VQ। सो अल्टीमेटली देखो VQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ VP। ओके, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब देखो यार हम क्या कर लेंगे, बर्नौली का इक्वेशन लगा लेंगे पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में। सो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम आई कैन से पॉइंट P के लिए जो प्रेशर हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ रो इंटू V, पॉइंट P का प्रेशर PP प्लस हाफ ऑफ रो इंटू VP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पॉइंट Q का प्रेशर प्लस हाफ ऑफ रो इंटू VQ का स्क्वायर। दोनों के दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं तो आपको हाइट वाला टर्म लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहां से ऐसे लिख सकते हैं PP माइनस PQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ रो VQ का स्क्वायर माइनस VP का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका PP माइनस PQ कितना था 15, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 15 इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। नाउ VQ का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ VP। स्क्वायरिंग करेंगे क्या आ जाएगा 4 VP का स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर। सो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 15 × 2 दैट इज 30/1000 इज इक्वल टू दिस विल बी 3 VP का स्क्वायर। कैंसिलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, तो देखो 0 से 0 का कैंसिल कर दो एंड 3 से ये चला जाएगा आपका 3। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो VP स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, इट इज़ 1/100। सो VP की वैल्यू की बात कर लेते हैं। VP का वैल्यू आ जाएगा 1/10, ये आपका मीटर पर सेकंड के अंदर आया है। अब हमको निकालना क्या था, हमें निकालना था फ्लो का रेट। सो फ्लो रेट हम जानते हैं क्या हो जाता है फ्लो रेट जो होता है Q इज सिंपली इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाई V। अब जो आपका फ्लो रेट P पे होगा वही Q पे होगा, तो हम क्या करते हैं P के लिए निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा AP × PP। अब देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ AP का वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ VP की हम बात करते हैं तो VP आपने निकाल लिया कितना 1/10 मीटर पर सेकंड, लेकिन हम तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में चाहते हैं आंसर को, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो VP को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे आप VP को लिख सकते हो VP इज इक्वल टू वॉट 100/10, ये आ गया सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो अल्टीमेटली जो फ्लो रेट है आपका वो कितना आ गया आपका 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो आंसर विल बी 400। सो ऑप्शंस की यदि बात कर ली जाए तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको मिल जाएगा 400। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि एक थिन हॉरिजॉन्टल डिस्क है जो रोटेट करती है अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स फिक्स सेंटर O। अगर जो एंगुलर मोमेंटम है आपका वो LA और LB है, जब इसे कंप्यूट किया जाएगा अबाउट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, और जहाँ पे आपका OB जो है इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ OA, तो हमें बताना है द रेशियो LA/LB क्या हो जाएगा।
ओके तो देखो यार क्वेश्चन के अंदर एक यहाँ पे आपका क्या है वर्ड है जो क्या बोलता है आपसे कि वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इस फिक्स सेंटर ओ, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सेंटर फिक्स है। ओके तो इस सिचुएशन में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ओके वो क्या हो जाएगा, चाहे आप पॉइंट ए के अबाउट इवेल्युएट करो या पॉइंट बी के अबाउट इवेल्युएट करो, वो केवल कितना हो जाएगा आपका LCM के बराबर ही हो जाएगा। ओके ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपका क्या है पॉइंट ओ इज फिक्स, सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे केवल और केवल आपके रोटेशन के कारण आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा जो कि पॉइंट ए और बी दोनों के लिए सेम रहेगा। ओके तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे LA अपॉन LB की तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल सिंपली बी इक्वल टू 1। सो 1 आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में, सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। ओके सो दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर योर पेपर। ओके सो होपफुली आपने बढ़िया से स्कोर किया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।